गुड इवनिंग। आइसोमेरिज्म टॉपिक के नीट लेवल के बेस्ट क्वेश्चंस हम शुरू करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है आपके। इसमें हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे। तो पहले हम कंडीशंस देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है और ऑप्टिकल के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर ए बी ग्रुप लगा होना चाहिए। ए बी ग्रुप लगा होना चाहिए, यानी दोनों सेम ग्रुप अगर एक साइड आ गए, बी सेम ग्रुप एक साइड आ गए और ये दोनों डिफरेंट हुए, तब हम इसे नाम दे देते हैं सिस। आपने पढ़ा हुआ है। और ऐसे ही एक ट्रांस हो जाता है जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाते हैं डबल बॉन्ड के, तब हम इसको ट्रांस आइसोमेट्रिकल के लिए बोल रहे हो। ये कई बार ए बी ए सी भी हो ज्योमेट्रिकल के लिए, जरूरी नहीं है कि दोनों ए ही हो, ए सी भी होना पॉसिबल है, यानी ये इस बी से डिफरेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल देखनी होती है, लेकिन उसका एक सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि हम सिंगल कायरल कार्बन अगर मॉलिक्यूल में है तो वो नेसेसरीली मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और शो करेगा। उसके लिए कायरल कार्बन की प्रेजेंस हमें देखनी है। कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप अगर लगे होते हैं ए बी डी, तब वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल आ जाता है। तब हम इसमें कंडीशन चेक करते हैं। पहला वाला मॉलिक्यूल, ये तो दोनों सेम लगे हुए, ज्योमेट्रिकल तो कर ही नहीं था, तो ऑप्टिकल देखने की जरूरत छोड़ देते हैं हम। दूसरे में यहाँ CH3H तो है, ठीक है, यहाँ पर H और ये ज्योमेट्रिकल तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन पर दोनों सेम HH लगे हुए, ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ऑप्टिकल नहीं किया इस सेकंड वाले। अब थर्ड में अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप लगे हुए, मतलब है ज्योमेट्रिकल। फोर्थ में यहाँ 2 CH3 सेम एक साइड लगे हुए हाइड्रोजन, और ये ग्रुप ए एंड ए ग्रुप हो गया, ये बी एंड सी ग्रुप, ज्योमेट्रिकल हो गया। ऑप्टिकल देखते हैं, इसमें कायरल कार्बन की प्रेजेंस देखते हैं। ये कार्बन पर एक Br, एक हाइड्रोजन, एक CH3 और एक ये पूरा लगा, ये ज्योमेट्रिकल करेगा, यानी यही हमारा आंसर है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ये दोनों शो कर पा रहा। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूल की कायरलिटी हमें इसमें चेक करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। मॉलिक्यूल वो कायरल होते हैं बच्चों जो अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। एक मॉलिक्यूल लिया, उसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल ले लिया, उस पर उठा करके हमने उसको रख करके देखा, सुपर इम्पोज करके देखा, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ तो वो मॉलिक्यूल बोला जाएगा कि ये कायरल मॉलिक्यूल है। और दुनिया के सब कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, लेकिन ये थोड़ा चेक करना मुश्किल काम है। इसका आसान तरीका हम क्या निकालते हैं, कायरल कार्बन के जरिए हम चेक करते हैं मॉलिक्यूल की कायरलिटी। अब कायरल कार्बन कैसे चेक करें, एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जिसमें लगे होते हैं वो कायरल कार्बन बोला जाता है। मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल कार्बन है वो नेसेसरीली मॉलिक्यूल कायरल, लेकिन अगर 2 कायरल कार्बन होते हैं तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। किसी मॉलिक्यूल में अगर सिंगल कायरल कार्बन है वो नेसेसरीली कायरल, तो हमें कायरल कार्बन देख के काम चल जाता है अगर सिंगल कायरल कार्बन है। लेकिन अगर 2 कायरल कार्बन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो 2 कंडीशन आती। ये कायरल कार्बन या तो सिमिलर होंगे, अगर 2 हैं तो दोनों सेम होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे कायरल कार्बन, या डिसिमिलर होंगे। अगर सिमिलर कायरल कार्बन है तो पॉसिबिलिटी एक है मॉलिक्यूल के नॉन कायरल होने की। लेकिन अगर डिसिमिलर कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है किसी मॉलिक्यूल में और दोनों डिसिमिलर कायरल कार्बन, तो वो मॉलिक्यूल नेसेसरीली कायरल। तो यहां हम चेक करते हैं कि ये इन चारों कंडीशन में से, 2 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन आ रही है। पहले वाला तो कायरल ही नहीं, क्योंकि 2 Br सेम हो गए, कार्बन कायरल नहीं है तो मॉलिक्यूल कायरल। सेकंड वाले में इस कार्बन पर चेक करो, एक हाइड्रोजन लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक CH3, यही कायरल है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि सिंगल कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल नेसेसरीली कायरल। इसमें देखते हैं हम, ये पूरा ग्रुप C2H5 ग्रुप है, ये C2H5 ग्रुप है, ये मॉलिक्यूल नॉन कायरल हो गया क्योंकि कार्बन कायरल नहीं है। इसमें भी कार्बन कायरल नहीं है, ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, तो हमारा सिंपल सा आंसर जो आ जाएगा वो 2 आंसर हमारा फाइनल। ये क्वेश्चन हमारा सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एल्डिहाइड है और बाकी के बचे हुए 2 कार्बन एटम पर अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक कायरल कार्बन आ जाएगा, और एक कायरल कार्बन आने का मतलब है कि इसके एनेंटियोमर यानी 2 स्टीरियोआइसोमर बन जाएंगे। वो 2 स्टीरियोआइसोमर्स जो बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे नेसेसरीली, और ये एनेंटियोमर्स बोले जाएंगे। दैट मींस ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से ये एनेंटियोमेरिज्म शो करता है, एनेंटियोमर्स बना। पहले वाला ही हमारा आंसर करेक्ट है। डायस्टेरियोमर तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इसलिए पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि डायस्टीरियोमर के लिए मिनिमम 2 कायरल कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। सिंगल कायरल कार्बन में तो हमेशा एनेंटियोमर बनता है, चांस ही नहीं है कोई। 2 स्टीरियो डायस्टीरियोमर बनाने के लिए 2 कायरल कार्बन कम से कम रिक्वायर्ड। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को, उनमें तो बॉन्डिंग ही डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ तो बॉन्डिंग बिल्कुल सेम है। और कन्फर्मेशनल आइसोमर कहा जाता है उनको जो रोटेशन के बाद बनते हैं, जैसे इथेन के हम कन्फर्मेशन बनाते हैं स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। इसमें बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इसमें हमें पता होना जरूरी। ये क्वेश्चन जो सामने है इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये बड़ा कंसेप्चुअल है। देखो क्वेश्चन, द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो कायरल मॉलिक्यूल होता है उसमें जो ओरिएंटेशन है, 4 ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं इस कायरल कार्बन पर, ये 4 ग्रुप है, एक CH3 है, एक OH है, एक CH3, दूसरा कोई मॉलिक्यूल हो गया, एक H हो गया, इसे C2H5 कहते हैं। ये डिफरेंट करना है हम, C2H5, ये कायरल हो गया, चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए। ये जब हमने चारों डिफरेंट ग्रुप कर लिए तो इनकी जो पोजीशंस हैं वो डिसाइड करती हैं इनके ओरिएंटेशन को, और वो कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। जबकि जब प्लेन पोलराइज लाइट हम इससे पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट पास करने पर अगर रोटेट हो गई है तब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है और जब हमने इसको किसी सोल्यूशन से पास किया तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो गई या एंटी क्लॉक रोटेट हो गई, दोनों में से कोई भी होती है। उस रोटेशन का इसके कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं होता है। 4 ग्रुप जो लगे हुए हैं उनका सीक्वेंस क्या है, ABCD का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, जो हम कॉन्फ़िगरेशन उसका डिसाइड कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। और मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल d स्मॉल l, ये हमने लिख दिया या प्लस एंड माइनस लिख दिया, ये एक अलग। तो पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, यहाँ एनेंटियोमर पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बात भी करेक्ट है। जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो एक ही जैसे तो मॉलिक्यूल है, बस मिरर इमेज, बस एक फिजिकल एक प्रॉपर्टी उनकी अलग होती है और वो ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, अगर कोई एक प्लस 45 डिग्री रोटेट कर रहा है तो दूसरा माइनस 45 डिग्री रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉक रोटेट करेगा। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, सब एक जैसी होती है इन आइसोमर्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। रेसिमिक मिक्सचर विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, एक डी मॉलिक्यूल है डेक्स्ट्रो रोटेट, एक इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल मैंने L बना लिया, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉक रोटेट करेगा। प्लेन पोलराइज लाइट आई, मान लो इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, आगे चली प्लेन पोलराइज लाइट, उसने वापस -45 रोटेट कर दिया। तो पहले ये क्लॉकवाइज इस तरह से घूमी 45, फिर वापस -45, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 रहेगा। मिक्सचर होता है ना, क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर होता है, आधे डी आधे एल मिला दें अगर 50% डी 50% एल, तब हमसे रेसिमिक मिक्सचर। तब ऐसे केस में जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 4 हमारा इसमें आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। कायरल मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूल का कायरल होना देखो बच्चों एक अलग बात है, कार्बन का कायरल होना एक अलग बात। जब हम मॉलिक्यूल में कायरलिटी देखते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल लिया, उसकी मिरर इमेज हमने बना ली, वैसा एक मॉलिक्यूल ले लिया, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। अगर सुपर इम्पोज हो जाएंगे तब वो आइडेंटिकल हैं, तब वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तब वो नॉन कायरल मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की कायरलिटी के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिटी। कायरल कार्बन ना जरूरी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन अगर 2 सिमिलर हैं तो मॉलिक्यूल नॉन कायरल हो सकता है। ये वाली कंडीशन मैं लिख रहा हूं जैसे सामने, यहाँ 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट, एक कायरल कार्बन ये है, एक ही है, बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। 2 कायरल कार्बन होने के बाद भी, तो कायरल कार्बन कंडीशन नहीं है। ये पहले वाला पॉइंट ठीक नहीं है, गलत पॉइंट। और दूसरी बात करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, ये बात करेक्ट है। ये अभी सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल नॉन कायरल हो जाएगा, ये बात तो हम अभी बोल रहे हैं। और टेट्राहेड्रल कार्बन होने से थोड़ी कायरल होता है। टेट्राहेड्रल तो मिथेन में भी कार्बन चारों सेम ग्रुप लगे, वो मॉलिक्यूल तो कायरल नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो आ जाएगा वो सेकंड 2 आ जाएगा। और इस केस में बाकी और कायरल मॉलिक्यूल जो होगा वो अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। बड़ा
कंसेप्चुअल। इस क्वेश्चन में सामने जो दो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इनमें आपस में हमें रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन है? देखो, ये कायरल कार्बन तो दोनों में है, ये तो पक्की बात। अब मैं OH की पोजीशन देखता हूँ, OH सेम पोजीशन पर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपनी पर। ये C2H5 यहाँ मॉलिक्यूल में नहीं है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये यहाँ थिक लाइन है ना, ये थिक लाइन से लिखा है तो फॉरवर्ड है। ये ब्रोकन लाइन से लिखा होता है तो बैकवर्ड होता है। ये थिक लाइन से है तो फॉरवर्ड है, यानी यहाँ C2H5 बैकवर्ड है, यहाँ C2H5 फॉरवर्ड है, यहाँ CH3 बैकवर्ड है, यहाँ CH3 फॉरवर्ड। देखो, एक कंसेप्ट याद रखो, किसी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन है, और उसकी दो वैलेंसीज को हम एक दूसरे से डिस्प्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया, C2H5 को मैंने CH3 की जगह C2H5 की जगह लगा दिया, तो ये वाला एक स्ट्रक्चर बना। जिस मॉलिक्यूल में अगर एक ही कायरल कार्बन है, अगर हमने ऐसा किया, वो नेसेसरीली उसकी मिरर इमेज बने। अगर आप इसे रोटेट करके उठा के सामने रखोगे तो ये मिरर इमेज नजर आए। दोबारा से बता रहा हूं, एक सिंगल कायरल कार्बन किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और उसकी दो वैलेंसीज को एक दूसरे से अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो नया मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हमें मिलता है, वो मॉलिक्यूल इसका एनेंटियोमर होता है, यानी मिरर इमेज स्ट्रक्चर होता है। हमारा आंसर यहाँ पर 3। स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए तो हमें बॉन्डिंग ही डिफरेंट करनी चाहिए, बॉन्डिंग तो इसमें बिल्कुल सेम। होमोमर्स तो परफेक्टली आइडेंटिकल होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है, मिरर इमेजेस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, AB कॉन्फ़िगरेशन होती है, मॉलिक्यूल साइक्लिक। इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो बड़ा सिंपल सा है कि आंसर 3 आएगा। वो कंडीशन क्या है? एक कायरल कार्बन अगर किसी में प्रेजेंट है, उसकी दो पोजीशंस हम इंटरचेंज कर देते हैं अगर, तो नया मॉलिक्यूल उसका एनेंटियोमर बन जाता है। इस अकॉर्डिंग आंसर 3 हमारा फाइनल आंसर। बाकी सारे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H8। C4H8 मॉलिक्यूल से हमें क्या करना है? हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन बनाने। पहली बात, साइक्लिक नहीं बनाने, साइक्लिक भी बन सकते थे इसके साइक्लिक, लेकिन बनाने नहीं है, एल्कीन बनाना है। एज मॉलिक्यूलर फार्मूला शो ज्योमेट्री, यानी इससे हम जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो उन स्ट्रक्चर में से कितने स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि C4H8 के सारे जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो एल्कीन वाले हैं, वो हम बना लें। एक तो ब्यूटानीन बनेगा, 2इन बन जाएगा, एक आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा, इसे हम IUPAC मिथाइल प्रोपीन। तो ये तो भाई ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ज्योमेट्रिकल की चांस नहीं। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ज्योमेट्रिकल के चांस। यानी हमने C4H8 के 3 एल्कीन बना पाए, उन 3 में से 2 ने तो ज्योमेट्रिकल नहीं। तो क्या तीसरे को देखते हैं? यहाँ डबल बॉन्डेड पर H एंड H लगे हुए हैं, AB सिस्टम यहाँ पर आ रहा है। AB सिस्टम अगर आ रहा है, तब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा और इसका एक सिस और एक ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। तो हमारा एक अकेला स्ट्रक्चर ये है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना पाए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, नीट पैटर्न पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल एंड ईथर फिनॉल को लेकर के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सामने आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following alkene will not result by the dehydration of given alcohol? जब भी कभी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एक बात ये आपको सोचनी चाहिए कि 2 चीजों पर डिहाइड्रेशन डिपेंड करता है। नंबर 1, एक तो कार्बोकेटायन बन रहा है, कहां से बन रहा है कार्बोकेटायन, और एक दूसरा जो एल्कीन बन रहा है, एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें कार्बोकेटायन उस पर्टिकुलर पोजीशन से बनाना होता है जहां पर OH ग्रुप लगा होता है। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया इस गिवन अल्कोहल का। एक तरफ 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है। तो मैं OH हटाकर सबसे पहले H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कार्बोकेटायन जनरेट करके फिर H पॉजिटिव का रिमूवल करते हुए एल्कीन बनाऊं। ये कार्बन पॉजिटिव सबसे पहले मैंने बनाया। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है उसके एडजेसेंट कार्बन से हमें H को रिमूव करना होता है, कहीं और से नहीं कर सकते हैं। यहां से हमें या तो H को रिमूव करना होगा, तो एक तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा इस पोजीशन पर। तो ये वाला आंसर मेरे पास है, तो ये बात करेक्ट है। नंबर 3, अगर मैं डबल बॉन्ड इधर लगाऊंगा तो ये 1 2 3 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एक कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर मैं यहां से H का रिमूवल करता हूं, एडजेसेंट पोजीशन तो दूसरी ये है, तो मुझे एक ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, नंबर 4 मिल जाएगा। यहां से अगर किया डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर, 4 पॉसिबल है, ये बना दिया हमने। कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट पोजीशन एक ये भी है, यहां से जब मैं H पॉजिटिव का रिमूवल करूंगा, कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट पोजीशन से H का रिमूवल करके डबल बॉन्ड, ये एक आ गया, 1 भी बन रहा है। 2 बनने का कोई चांस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। दैट मींस 2 इसमें नहीं बनेगा। कौन सा एल्कीन नहीं बनेगा? तो बच्चों
टू, सेकेंड एल्कीन नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर है एल्कीन। केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, बिना केयरफुली क्वेश्चन पढ़े हुए आगे नहीं बढ़ना है। नोट दिया था, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट की बात हुई है, सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं हुई है। ये हमें 3 रिएक्शंस गिवन है। एनिसोल है, जब हम HNO3 H2SO4 का रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रेशन होता है NO2 पॉजिटिव बनते हुए। NO2 पॉजिटिव इस OCH3 एंड बेंजीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आता है। जब भी कभी पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऑर्थो पोजीशन पर रिलेटिवली कम आता है ग्रुप। उसकी कारण ये है क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस होती है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ होता है। तो NO2 यहां आना मुश्किल काम है क्योंकि ये बल्कि ग्रुप एक लगा हुआ है। तो इसलिए हमें लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट में लिखना होगा। पहले केस में जो मेजर प्रोडक्ट है यहां नहीं आएगा, मेजर की बात हुई है ना, यहां इस पोजीशन पर आएगा। गलत दिया है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया हमारा। सेकंड केस की बात आती है, हमें ये मॉलिक्यूल गिवन है नाइट्रो एंड ONA गिवन है, Na पॉजिटिव। जब हम हटाएंगे तो ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करता है CH3Br के लिए। इसकी पोलैरिटी चेक करो, CH3 पॉजिटिव एंड Br पार्शियल नेगेटिव। Br नेगेटिव लीविंग ग्रुप की तरह से हटा, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। यानी हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन CH3 वही है। अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस सुना है डेफिनेटली आपने नाम, तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। एल्कोक्साइड आयन प्लस और Cl का जब हम रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको लगेगा कि ये भी तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ये भी ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पर रिएक्शन कर जाए, Br हट जाए, तो ये वाला कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, नहीं हटेगा। क्योंकि जब बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन होता है तो वो sp2 कार्बन से लगा होने के कारण ये रिमूव नहीं होता। दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन नहीं दे। ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं आंसर। दैट मीन्स हमारा आंसर 2 है। मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का रिजल्टेंट। तो आंसर इज 2। अब ए मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल फॉर एसिडिक डिहाइड्रेशन। जब भी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो फॉर्मेशन होती है एल्कीन की, और एल्कीन बनना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर एंड एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो जब मैं नंबर 1 लेकर के इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर कार्बोकैटायन। जब मैं नंबर 2 लेकर के कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो एक टर्शियरी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। जब मैंने 3 लेकर के कार्बोकैटायन बनाया तो ये तो प्राइमरी बनेगा, वो एक अलग बात है कि वो रीअरेंजमेंट होगा, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, उधर से नहीं सोचना है। ये सेकेंडरी बनाएगा। पहली बात ये पता चली हमारे फेवर में कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन सेकेंडरी बना रहा है। दूसरी बात और देख लेते हैं, जो एल्कीन बनेगा यहाँ मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनना चाहिए। जब मैं इससे H हटा करके डबल बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा तो ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन भी बनेगा। यानी सेकंड हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन भी बना रहा है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन भी बना रहा है। ये दो बातें मिलकर के एसिडिक डिहाइड्रेशन को गवर्न करती हैं। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन आसान तब होता है जब एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनते हैं। दैट मीन्स हमारा आंसर 2 होना है। तो हम रीजन के साथ, ये तर्क के साथ हम आंसर अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये हमें 2 मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, इनको आपस में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। सल्फ्यूरिक एसिड का काम ये होता है कि कहीं से वाटर एब्जॉर्ब कर ले, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये अल्कोहल से भी वाटर हटा सकता है, ये एसिड एंड अल्कोहल से भी वाटर हटा सकता है। यहां पर एसिड एंड अल्कोहल ही गिवन है। जब भी कोई एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से रिएक्शन करता है, मैंने ले लिया यहाँ R-OH, तो वाटर माइनस होगा, और ये वाटर कौन लेकर के चला जाएगा यहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एक एस्टर, ये एस्टर ग्रुप कहलाता है, COOR-। अब यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है वो ये R की जगह बस बेंजीन रिंग गिवन है, आप यहाँ बेंजीन रिंग लिख, यहाँ फिनॉल गिवन है, R- की जगह बेंजीन लिख दो, यहाँ R की जगह बेंजीन लिख दो, और आंसर चेक कर लो। जो भी हमारा आंसर आएगा वो बेंजीन, COO बेंजीन, ये हमारा फाइनल आंसर, यानी नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। नाम हो जाएगा इसका फिनाइल बेंजोएट 1। ये एस्टर है, ये तो एस्टर है ही नहीं, ये भी एस्टर नहीं है, ये भी एस्टर नहीं है, तो ये तो वैसे भी क्लियर लग रहे हैं। हमारा आंसर इसमें 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डाई नाइट्रेशन, 2 बार नाइट्रेशन करना है। किस मॉलिक्यूल का करना है, 3 मिथाइल फिनॉल एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये फर्दर ध्यान देने की बातें होती हैं, मेजर प्रोडक्ट बताना है, सिर्फ माइनर वाइनर नहीं बताना है प्रोडक्ट। तो हमें एक जो मॉलिक्यूल जिसका डाई नाइट्रेशन करना है, 2 बार नाइट्रेशन करना है, वो है 3 मिथाइल फिनॉल। इस 3 मिथाइल फिनॉल पर हम नाइट्रेशन
कहां कहां कर सकते हैं? OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पोजीशन ये है, OH की ऑर्थो पोजीशन ये है, OH की पैरा पोजीशन ये है। CH3 पर आते हैं, ये CH3 ग्रुप इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, CH3 की ऑर्थो पोजीशन ये है, ऑर्थो पोजीशन ये है, और CH3 की पैरा पोजीशन ये है। तो एक्टिवेशन तो 3 पोजीशन पर हो रहा है इन 2 ग्रुप की वजह से, लेकिन जब हम डाइनाइट्रेशन कराएंगे 2 बार कराना है, 3 बार तो कराना नहीं है। 3 पोजीशन एक्टिवेटेड है, एक को रिजेक्ट करना होगा। कौन सी पोजीशन हम रिजेक्ट करेंगे? ये वाली पोजीशन को हम नाइट्रेशन नहीं करने देंगे, क्योंकि यहां बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। बड़े ग्रुप जब इसके पास आने की कोशिश करते हैं तो ये NO2 को रिपेल करके दूर भगा देता है। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा डाई नाइट्रो, एक तो यहां नाइट्रो मिलना चाहिए क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां कम है, और एक नाइट्रो इस पोजीशन पर मिलना चाहिए क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम। दैट मींस हमारा आंसर इसमें 2 हो जाए। 1 में तो स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन पर डाल दिया, यहां इन्होंने 1 पर स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन पर, और 4 में स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन पर NO2 लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो। तो आंसर हो गया हमारा 2। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल डिहाइड्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन एंड 413 केल्विन? दो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें डिहाइड्रेशन करना होता है। जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हायर टेम्परेचर वाली साइड पर विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन होता है। विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन ऐसा डिहाइड्रेशन है, देखो एक ही मॉलिक्यूल में से हमने वाटर हटा दिया। कौन हटाएगा इसे? सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर एब्जॉर्ब करके दूर चला जाता है, और टेम्परेचर यहाँ हायर चाहिए होता है, 443 केल्विन चाहिए होता है। 443 केल्विन पर एल्कीन बनने वाला है, प्लस वाटर जो सल्फ्यूरिक एसिड ले गया। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर अगर मैं कम रखता हूं तो वाटर अभी भी हटेगा, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। और इस केस में वाटर माइनस होकर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में से, इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और इसको बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन विद इन द मॉलिक्यूल। और इसको बोलेंगे इंटर, यानी 2 डिफरेंट में से, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में से हमें वाटर को हटाना है। 413 केल्विन पर जब मैं ये रिएक्शन करूंगा तो हमें फॉर्मेशन मिलेगी डाई इथाइल ईथर। तो हमें एक डाई इथाइल ईथर मिला और एक एल्कीन मिला डिहाइड्रेशन करने के बाद। दैट मींस हमारा फर्स्ट आंसर, एक एल्कीन है ये वाला एल्कीन, एक डाइथाइल ईथर ये डाइथाइल ईथर, बाकी ये सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दैट मींस हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा 1। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन के एग्जाम। कार्बोनिल कंपाउंड के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो नीट लेवल के हैं हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, फेलिंग सोल्यूशन कैन नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन। जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वो एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो रेड प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव के आयन बन जाता है जब एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि हमारे पास कीटोन एंड एल्डिहाइड यहां मौजूद है। कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा फेलिंग सॉल्यूशन से, एल्डिहाइड रिएक्शन कर लेगा, तो ये डिस्टिंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड होता है सिस्टम। जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेटेड है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम रहता है, जिससे ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। टॉलेंस रिएक्शन दे देता है ये फिर भी, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन ये नहीं देता। CH3CHO देगा तो ये भी डिस्टिंक्शन किया जा सकता है। अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं तो इसमें फ्री एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं है, ये भी फ्री एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। इन दोनों से हमें पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट मिलेगा। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जब हम करेंगे तो रेड प्रेसिपिटेट दोनों में मिल जाएंगे कुप्रस ऑक्साइड के, तो ये डिस्टिंक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। दैट मींस ये एक कंपाउंड ऐसा है जो फेलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके डिस्टिंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ। आइडोफॉर्म रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कीटोन एंड अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में, स्पेसिफिक अल्कोहल एंड स्पेसिफिक कीटोन के डिस्टिंक्शन में यूज किया जाता है। देखो ये 2 टाइप के कंपाउंड हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है
उस पर एक हाइड्रोजन एंड एक CH3 ग्रुप लगा है तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। अल्कोहल भी टेस्ट पॉजिटिव देते हैं कुछ, और कीटोन या एल्डिहाइड भी टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन CH3 ग्रुप होना जरूरी है, तो इसमें सेकंड में प्रेजेंट है CH3CO ग्रुप, आइडोफॉर्म रिएक्शन ये देगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है, जब हम I2NOH से रिएक्शन करते हैं इन स्पेसिफिक कंपाउंड को तो येलो क्रिस्टल बन जाते हैं आइडोफॉर्म। टेस्ट पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर भी COH CH3H ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो या बेंजीन हो, व्हाटएवर, थर्ड भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। फर्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो फर्स्ट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर C6H5CH3 ग्रुप तो नहीं है, तो आइडोफ टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। कौन कौन से पॉजिटिव टेस्ट देंगे यूज डिटेक्शन, सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों के दोनों, दैट्स बोथ 2 and 3 हमारा आंसर होगा जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। इस क्वेश्चन में आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस टू गिव मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल। जब एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर आप इस तरह से क्लीवेज करके एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन लिख करके कीटोन या एल्डिहाइड जो भी बना सकते हो। कीटोन या एल्डिहाइड का बनना इन ग्रुप्स पर डिपेंड करेगा। R एंड H अगर मैं लेता हूं तो एल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, अगर ये दोनों R होंगे तो कीटोन बनेगा। तो अब आप इसका ओजोनोलिसिस करके यहीं पर देख सकते हो, ये जो मॉलिक्यूल गिवन है, जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो एक ऑक्सीजन इधर आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, प्रोपेनल बन गया। ये CH3 CHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, एक प्रोपेनल ये बन। तो हमें दोनों प्रोपेनल नहीं बनाने, एक प्रोपेनल बनाना है, एक प्रोपेनोन बनाना है। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करता हूं सेकंड का, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इथेनॉल इस साइड आया, इस साइड आ जाएगा CH3CO CH3, इधर आ जाएगा ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन तो नहीं है हमारे पास बनाने, दैट मींस ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, मैं इसका ओजोनोलिसिस जब करता हूं तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दोनों तरफ लिखना पड़ेगा ओजोनोलिसिस के बाद। तो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एक बन गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है हमारा, और एक बन गया CH3CH2 एंड CHO, ये प्रोपेनल बन गया CH3CH2CH। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन का बनना इंडिकेट करता है कि यही एक मॉलिक्यूल है जो हमारा आंसर। केस में जब ओजोनोलिसिस करोगे तो इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल तो हमें बनाना ही नहीं था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा दैट। इस तरह से हमने फाइनली आंसर 3 डिसाइड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक इथाइन गिवन है, प्रोपाइन गिवन है। ये जो प्रोपाइन मॉलिक्यूल है जब रिएक्शन करता है हाइड्रेशन देता है मरकरी H2SO4 वाटर के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है इस पर। वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल बनता है डबल बॉन्ड पर, यहाँ OH आ जाए जो कि स्टेबलाइज नहीं है, ये टॉटोमराइज करता है, और टॉटोमराइज होने के बाद फॉर्मेशन हो जाती है कार्बन बॉन्ड कीटोन की। ये अनस्टेबल इनॉल जैसे आप पढ़ते हो, तो इनॉल मॉलिक्यूल स्टेबलाइज नहीं है, स्टेबल होने के लिए टॉटोमराइज करके और फॉर्मेशन कर देगा कीटोन। ये जो कीटोन बना, अब इसको हमने बेस के साथ रिएक्शन कर दिया। बेस क्या है यहाँ, BaOH ट्वाइस, ये BaOH ट्वाइस बेस इस कीटोन से रिएक्शन करके जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हमने इसको हीट भी किया हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जब हम हीट कर देंगे तो एलिमिनेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो हमें डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा। हम एल्डोल कंडेंसेशन देख सकते हैं कैसे हो। ये एसीटोन मॉलिक्यूल दो मैंने लिख दिए यहाँ पर, CH3CO CH3 CH3CH, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्कलाइन मीडियम में ये जब एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन देंगे तो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन माइनस होते हुए एलिमिनेशन होता है, क्योंकि 2 स्टेप्स हैं, ये हीट भी किया है। यहाँ जब हीट भी किया है हमने तो एलिमिनेशन होकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों में फॉर्मेशन, तो हमारा ये फाइनल कंपाउंड मिला। जब हम एग्जामिन करते हैं कि कौन सा है ये कंपाउंड, तो कंपाउंड 1 आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3 CHC डबल बॉन्ड CH एंड CO, ये फाइनल मॉलिक्यूल हमें मिला। हमारा आंसर होगा इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो मॉलिक्यूल हमें C6H5 CH2OH है, अल्कोहल है, अल्कोहल को HBr से रिएक्शन किया जाता है ROH प्लस HBr, कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, HBr से रिएक्शन के ये प्रोटोनेशन देगा, लॉस ऑफ वाटर होके Br नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन RBr फॉर्मेशन, पहले नंबर पर ये OH हट करके यहाँ पर Br आ जाए। जब ये ब्रोमाइड बन गया, KCN से रिएक्शन का, KCN K पॉजिटिव CN नेगेटिव मिटकर CN नेगेटिव इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन देगा निफ्लिक, Br नेगेटिव यहाँ से हटा,
कार्बन पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, पोलैरिटी लिख दी मैंने, Br नेगेटिव हट के CN आ गया, RCN मिला फाइनल। ये RCN क्या है, ये B जो है मेरा RCN, ये RCN फर्दर हाइड्रोलाइज किया गया H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन किया। जब हमने H3O पॉजिटिव से इसको रिएक्शन कर दिया तो CN का हाइड्रोलिसिस करने पर प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड COH। तो मुझे आंसर लिखना पड़ेगा फाइनली C6H5CH Br, A क्या है C6H5CH2Br, B क्या हो जाएगा C6H5CH2 CN, C क्या हो जाएगा C6H5CH2COOH। दैट मींस सेकंड मेरा आंसर। ओवरऑल जब मुझे आंसर लिखना होगा सेकंड ये आंसर। वेल ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड था। इसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद गिवन कंपाउंड टू गिव रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ये पहचान करनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल की। सब पहले ये 2,4-DNP है। अगर इस मॉलिक्यूल को लिखते हो 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल को जब हम एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करते हैं तब ऑरेंज कलर के, रेड ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। एक ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड या कीटोन ही ये टेस्ट देते हैं, ये टेस्ट अल्कोहल नहीं देते, ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते। तो जब हम रिएक्शन करेंगे NH2 NH फिनाइल NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का मैंने स्ट्रक्चर ये वाटर माइनस होकर के कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो बना वो कंपाउंड ऑरेंज कलर का। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे में भी एस्टर है COOCH3, एस्टर हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा CH3COCH3 ये हमारा कीटोन है, ये हमारा आंसर होगा। अल्कोहल है, अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो आंसर हमारा होगा थर्ड 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें थैलिक एसिड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया नेचर में बेसिक, थैलिक एसिड नेचर में एसिडिक। पहले नंबर पर P जो बनाया मैंने, P बन जाएगा थैलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, H पॉजिटिव इसने दिया अमोनिया को, NH4 पॉजिटिव। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक अमोनियम सॉल्ट बना दिया इस दोनों को रिएक्शन, ये हमारा P। फर्दर जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल यहां से माइनस होगा, 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से। तो अब हम इसमें लिखेंगे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH। डिहाइड्रेशन होता है, हीट करने पर डिहाइड्रेशन होकर -2H2O होकर प्रोडक्ट बनाया अमाइड, ये भी अमाइड, थैलामाइड बोलते हैं हम, थैला ए है थैलामाइड। इस थैलामाइड को जब स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये कार्बन पर आकर हाइड्रोजन यहां से हटाया, 1 हाइड्रोजन यहां से हटाया, अमोनिया माइनस होगा NH3। और फाइनली जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH। देखो 1 H तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यहाँ रह गया, ये अमोनिया लिबरेट कर गया, माइनस हो गया। ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा Q, और इसका नाम होता है थैलीमाइड। तो थैलीमाइड हम इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। 3 आंसर होगा फाइनल इस केस। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एडिपिक एसिड, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एडिपिक एसिड क्या होता है। एडिपिक एसिड हेक्सेन डाइओइक एसिड को कहते हैं। एक हेक्सेन डाइओइक एसिड एडिपिक एसिड, जब हम इसको बनाना चाहते हैं इनमें से किसी एक का रिएक्शन करके, तो वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है, KMnO4H2S4 को जब हम हीट करते हैं किसी एल्कीन से तो एल्कीन का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्लीवेज होकर एसिड बनाता है। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन का मुझे एसिड चाहिए, तो ये 6 कार्बन का ही कंपाउंड है, कंपाउंड 1 ही होगा। इसमें तो कार्बन ही 4 है, इसमें तो कार्बन 5 है, इसमें तो कार्बन 3, तो एडिपिक एसिड तो बना नहीं पाएंगे। ये एडिपिक एसिड होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो जब मैं नंबर 1 कंपाउंड को KMnO4 के साथ हीट करूंगा तो ये क्लीवेज देकर यहाँ COH CH2 CH 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 COH बनाएगा एडिपिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।